जो रिलेटेड है, और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है, और उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। सेल पोटेंशियल, जो रिएक्शन की सेल पोटेंशियल है उसको किस तरह डिटरमाइन किया जाएगा। तो एक रिएक्शन में लिख रहा हूं और उसके 4 ऑप्शन होंगे, और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है उसका, और कौन सा रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। अब देखो एजी, सिल्वर, इसकी ई वैल्यू स्टैंडर्ड, माइनस की वैल्यू है इसकी बेटा, सिल्वर की। अच्छा, सिल्वर सॉलिड में है, ओ सॉरी, जिंक सॉलिड में है, और ये जिंक आयन में तब्दील हो रहा है। बेटा जिंक सॉलिड और जिंक आयन बन रहे हैं इसमें से, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिंक। इसकी जो वैल्यू है वो है -0.76 वोल्ट। अब बेटा ये 2 एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल आपको दी गई है, और 2 एलिमेंट की पोटेंशियल दी गई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी गई है, और डिसाइड आपने करना है ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। अब ये बताना है कि व्हिच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है। ऑप्शन ए, बेटा एक ऑप्शन ये है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। बी रिएक्शन, अच्छा ये इसका बी जवाब है। अब आते हैं सी पे। इस रिएक्शन को देख लो, और डी ये रिएक्शन है। अब बेटा इसको देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है टेस्ट में, ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। अब ये बताएं कि इनमें कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ए बी सी डी, इसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल को देखकर मुझे बताएं कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिर देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। अच्छा देखो, इसको हल करने से पहले एक बात का ध्यान में रखें कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनकी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिली हुई है। बेटा ये दोनों एलिमेंट्स की आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। पहले इनको रिडक्शन में तब्दील करें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है, जो बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स की तरतीब है वो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से है। तो इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दें। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में तब्दील इस तरह करेंगे हम।
Ag आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, Ag मेटल बन जाएगा। अब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है ये, और वो है प्लस की होगी 0.80 वोल्ट। बेटा ये प्लस की होगी क्योंकि ये इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसमें जिंक सॉरी सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे सिल्वर देखो रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे जिंक की भी रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे आप लोग। ठीक है, जिंक आइंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक मेटल में तब्दील हो रहा है सॉलिड में, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव की है बेटा, क्योंकि इस जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो प्लस की है। लिखने में मतलब मैंने माइनस लगा दी थी, एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये प्लस की होगी। ये देखो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो प्लस की है, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी। हाँ अब देखो दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल मिली हुई है, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल मिली हुई है। अब इस रिडक्शन पोटेंशियल को देखकर मुझे बताओ ऑक्सीडाइज कौन होगा। बेटा इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देखकर मैं बता दें कि ऑक्सीडाइज कौन होगा। ऑक्सीडाइज वो होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी। बेटा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा जिंक, क्योंकि जिंक की वैल्यू कम है, जिंक की वैल्यू माइनस की है, तो जिंक के रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। देखो जिंक के रिएक्शन को रिवर्स कर दो, जिंक का रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स रिएक्शन में जिंक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, जिंक सॉलिड से जिंक आयन बन जाएगा, और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बेटा जिंक सॉलिड है और ये जिंक आयन में तब्दील हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है हो जाएगी 0.76 वोल्ट, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब Ag में रिडक्शन होगी, Ag रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस Ag होगा, Ag आयंस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, Ag मेटल बन गया। Ag में रिडक्शन हुई है 0 चार्ज, और इसकी ई वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। चलो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहां पे नहीं मेंशन कर रहा हूं, ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो बेटा ए देखो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज इसलिए हो कि जिंक की वैल्यू नेगेटिव की थी। जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी, बेटा जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। और एक्चुअली यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन थी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर नहीं किया जाता, कंपेयर किया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल को। रिडक्शन पोटेंशियल में देखो जिसकी वैल्यू नेगेटिव की थी उसको हमने ऑक्सीडाइज किया, मतलब हमने ऑक्सीडाइज किया है जिंक को। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2, और जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इक्वेशन को हमने जाहिर बैलेंस भी तो करना है। बेटा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए Ag को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि जिंक 2 लूज कर रहा है, Ag 1 गेन कर रहा है, इसलिए इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, इधर 2 लगा दो, इधर 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। नाउ ऐड, अब इनको ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो गए, जिंक सॉलिड प्लस Ag आयन एक्वस में बन जाएगा जिंक आयन और Ag सॉलिड। ये बेटा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, इसमें देखो कौन सा ये रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है, तो इसमें देखो जिंक सॉलिड है और Ag आयंस हैं, और जिंक आयन और Ag, इसका मतलब है जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये जवाब इसका करेक्ट है, और ये क्वेश्चन टेस्ट में आया हुआ है। हाँ अब देखो आपको कैसे पता चला कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं, उसके लिए आपको ई सेल मालूम करना पड़ेगा।
ई सेल, और ई सेल के लिए मैंने आपको पहले बता दिया फार्मूला। देखो बेटा, ई सेल के लिए फार्मूला क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है बेटा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, रिडक्शन एजी में हुई है। रिडक्शन किसमें हुई, एजी में, तो एजी की वैल्यू पहले रखोगे आप लोग बेटा। कैथोड का मतलब है कैथोड में रिडक्शन होगी, रिडक्शन एजी में हो रही है, माइनस फार्मूले का। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन जिंक में हो रही है, तो जिंक की वैल्यू रखेंगे माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो बेटा 0.80 प्लस 0.76, अब इन दोनों को आप ऐड कर दो तो यहां पे 6 आएगा। अच्छा 0.7 और 0.8 1.5 हो जाता है, इसका मतलब 1.56। जो वोल्टेज मिलेगा, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर, बेटा पोटेंशियोमीटर यूज करें या वोल्ट मीटर, रीडिंग कितनी बताएगा वोल्टेज, 1.56। 1.56 का मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और ये वैल्यू प्लस की आई है। तो ऐसे देखो बेटा, रिएक्शन आपको दिए जाएंगे, या तो रिडक्शन पोटेंशियल दी जाएगी, या तो रिडक्शन पोटेंशियल दी जाएगी, या आपको दी जाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो या तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको दी जाएगी, या दी जाएगी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपने डिसाइड इसके मुताबिक करना है, आपने डिसाइड करना है उन वैल्यू को देकर। देखो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिली हुई थी, ऑक्सीडाइज हो रहा है एजीबी जिंक भी। आपने क्या किया, इन रिएक्शन को रिवर्स करा, मतलब इनको रिडक्शन में तब्दील किया। रिडक्शन में तब्दील करने का रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, और जो ई सेल के जवाब है वो भी रिवर्स हो गया, साइन इसकी चेंज हो गई, यहाँ पे माइनस की थी यहाँ पे प्लस की हो गई, और ये जो जिंक की साइन यहाँ पे प्लस की थी इधर क्या हो गई, माइनस की हो गई। अब यहाँ इस वैल्यू को देकर कि जिंक को ऑक्सीडाइज होना है, क्योंकि जिंक की वैल्यू नेगेटिव है, जिंक को ऑक्सीडाइज किया हमने, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, जबकि एजी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, इसलिए एजी को हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ताकि इलेक्ट्रॉन भी बराबर करने हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का बराबर होना भी जरूरी है, इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में काट दिए, उसके बाद इसको हमने बैलेंस किया, और ई सेल का जवाब जो है ई कैथोड माइनस ई एनोड। हालांकि एजी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मगर ई सेल की वैल्यू को 2 से नहीं मल्टीप्लाई किया जाएगा, ई सेल की वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो रखी जाएगी, जो वैल्यू है 0.80। कैथोड मतलब एजी जिसमें रिडक्शन हुई है, और एनोड का मतलब है जिसमें ऑक्सीडेशन हुई है। इसमें देखो रिडक्शन हुई है, ये रिडक्शन हुई है इसके अंदर, इसमें क्या हुई, ऑक्सीडेशन। ये कैथोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के रिएक्शंस हैं। तो आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनके अंदर 2 एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल दी जाएगी, 2 एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो बेटा ये डिसाइड इसी पे करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब आते हैं, आपसे पूछा जाता है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल दी जाती है। बेटा एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल से आपने अंदाजा लगाना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन है,
ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स या स्पीशीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। बेटा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको अरेंज करना है। अब उसमें मैं आपको एलिमेंट नहीं दे रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं ए आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और ए मेटल में तब्दील हो गया, ए सॉलिड बन गया, और इसकी ई वैल्यू 1.56 वोल्ट है। कोई ए आयन है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके ए सॉलिड में तब्दील हो गया है। उसके बाद बी आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बी सॉलिड में तब्दील हो जाता है। ये माइनस की वैल्यू इसकी 0.74 वोल्ट। सी जो है डी सॉलिड से डी आयन बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इसकी जो ई वैल्यू है 2.37 वोल्ट है प्लस की। डी ऑप्शन है ई सॉलिड से ई आयन बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसकी वैल्यू है माइनस की 2.05 वोल्ट। अब बताएं कि इनमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तरतीब देनी है, सीक्वेंस में बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और फिर उनकी तरतीब बतानी है। आप पहले देखो कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें सब में आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या नहीं है। बेटा ये जो क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन है, इनमें कितने की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, कितने की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। 2 की रिडक्शन पोटेंशियल है, 2 की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिली हुई है। तो इन दोनों ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा आपको रिडक्शन पोटेंशियल में। बेटा दोनों ये जो 2 ऑप्शंस हैं इनको आपने चेंज करना है, इनको आपने कन्वर्ट करना है। ये 2 ऑप्शन, ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हैं। बेटा इनमें ई ऑक्सीडेशन गिवन है और इनमें ई रिडक्शन गिवन है। 2 ऊपर वाले रिएक्शन में रिडक्शन पोटेंशियल, 2 नीचे वालों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब क्या करेंगे, सबको तरतीब में रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से रखें सबको, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होती है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट की तरतीब है बेटा वो रिडक्शन पोटेंशियल के हवाले से है। तो सबको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करो, उसके बाद डिसाइड करो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन रिड्यूसिंग एजेंट। जो पूछा गया है क्वेश्चन रिड्यूसिंग एजेंट के पूछा गया तो रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से जवाब देना है। ठीक है, तो इनको तरतीब देंगे, मतलब 2 ऑप्शन को, डी को तो डी आइन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, डी मेटल बन जाएगा सॉलिड, और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल होगी उसकी साइन तब्दील हो जाएगी। इसकी देखो बेटा साइन तब्दील हो गई, माइनस की होगी 0.37। इसकी साइन देखो चेंज हो गई। जब इसको रिड्यूस में कर दिया ना हमने, इसको हमने रिड्यूस किया तो ये बन गया, और फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। ई आइन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ई सॉलिड बनाएगा और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगी प्लस की 2.05। अब सबकी रिडक्शन होगी। अब सारे ऑप्शन रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन है। बेटा सारे एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। अब डिसाइड करो कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगी। बेटा हाई नेगेटिव वैल्यू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होगी, हाई नेगेटिव वैल्यू।
of reduction potential. हाई नेगेटिवली ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, या उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगी वो हाईली प्लस की होगी। बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बात कर रहा हूं। अब देखो ये जैसे ये एलिमेंट है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव है और इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईली पॉजिटिव है, या आप कह दो आर कर दो। ये बेटा मैं आपको इसलिए एक ही चीज कंपेयर करवा रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी यूज करूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन में फंस जाएंगे आप लोग। मगर मैं बता दूं जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईली प्लस की भी होगी। वो इसी एलिमेंट को देख लो, डी को देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईली पॉजिटिव है। एलिमेंट तो सेम ही है ना, एलिमेंट तो सेम है, बात तो उसी एलिमेंट की हो रही है ना, दोनों वैल्यूज उसी एलिमेंट से रिलेटेड है ना। तो इसका मतलब है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसकी हाई नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल, या हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईली प्लस की होगी इसकी। बेटा देखो दोनों बातें मैं बता रहा हूं आपको, रिडक्शन पोटेंशियल का भी बोल रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव की होगी इसकी, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब उसको रेशियो को रिवर्स करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईली प्लस की होगी। तो वो सेम एलिमेंट है, एलिमेंट देखो सेम ही है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देख लो एलिमेंट तो सेम ही है ना, रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईली पॉजिटिव की। एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाँ अब बताएं तरतीब के हिसाब से किस तरह आएगा, पहले जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, पहले तरतीब में वो आएगा। बेटा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है, इनमें देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, ये एलिमेंट है, डी है। हाँ अब ये वैल्यू किसकी होगी, डी आयन की होगी या डी मेटल की होगी। याद कर लो, करेगा इलेक्ट्रॉन। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो लूज करता है, और लूज में रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है, लूज में रिएक्शन को क्या किया जाता है, रिवर्स। तो रिवर्स में डी लूज करेगा, तो इसका मतलब है रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से, रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से पहले आएगा डी, डी आएगा, डी आयन नहीं आएगा। डी आयन कैसे लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, बेटा रिड्यूसिंग पावर होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, रिड्यूसिंग पावर का मतलब है दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, तो खुद ऑक्सीडाइज डी होगा, इसलिए बेटा रिड्यूसिंग पावर डी का कहलाएगा, डी आयन का नहीं कहलाएगा। ये नहीं रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट डी है, क्योंकि इसके रिएक्शन को रिवर्स करके लिखेंगे हम, इसके रिएक्शन को रिवर्स करके ये लिखा हुआ है, देखो इस तरह रिएक्शन लिखा जाएगा। अच्छा उसके बाद पावर ज्यादा किसका होगा, डी के बाद, क्योंकि डी की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा डी का है। डी के बाद बेटा, डी के बाद किसकी वैल्यू नेगेटिव की है, वो है बी, डी के बाद आएगा बी, डी सॉलिड आएगा, बी भी सॉलिड आएगा, क्योंकि रिएक्शन को बेटा रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, अगर आपको कहेंगे बी आयन लूज करेगा, तो बी आयन तो बेटा गेन कर सकता है, लूज नहीं कर सकता, लूज बी करेगा, रिएक्शन रिवर्स में जाएगा तो बी लूज करेगा। मैं आपको रिएक्शन भी लिखवा देता हूं, ठीक है। और उसके बाद अब इन दोनों को कंपेयर करो, ए को और इसको, ई को, तो ई की वैल्यू सबसे ज्यादा प्लस की है, वो आखिर में आएगा, उसके बाद आएगा ए, और ए के बाद आएगा ई, तो बेटा ये रिड्यूसिंग पावर है। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसी का ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसी का ज्यादा होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा प्लस की होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसी का ज्यादा होगा। देखो बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर ये लिखा नहीं है मैंने, अगले पेज ये लिख देता हूं उधर, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका ज्यादा होगा, मोर पॉजिटिव वैल्यू,
ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, बेटा मोर पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा प्लस की हो, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा प्लस की होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने लिख दिया कि मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है बेटा, सबसे ज्यादा प्लस की वैल्यू किसकी है, ई आइन की होगी। इसमें ई आइन लिखा पहले जाएगा, ई आइन पहले आएगा, इसमें ई नहीं आएगा, सॉलिड नहीं आएगा, क्योंकि सॉलिड इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन कौन करेगा, ई आइन गेन कर रहा है या ई सॉलिड, बेटा ई आइन गेन करेगा। इसका मतलब है जब हम ऑक्सीडाइजिंग पावर को लिखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में ई आइन को लिखा जाएगा, ना कि ई सॉलिड को लिखा जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ई सॉलिड को लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करे, लूज साल ई करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिवर्स करेंगे ई लूज करेगा। और गेन कौन करेगा, ई आइन। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में सबसे पहले ई आइन आएगा, ई आइन के बाद देखो सबसे ज्यादा वैल्यू प्लस किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल किसकी प्लस की है। आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ना लिखें बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल को लिखें। रिडक्शन पोटेंशियल में ये रिएक्शन रिडक्शन का है, ये रिएक्शन भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, ये भी रिडक्शन वाला, ये भी रिडक्शन वाला। इन चारों को कंपेयर करो, इन चार को कंपेयर करेंगे हम तो सबसे पहले ई आइन आएगा, ई के बाद ए आइन आएगा, उसके बाद आएगा बी आइन आएगा, और बी आइन के बाद कौन आएगा इसमें, आखिर में आएगा डी आइन, लास्ट में डी आइन आएगा। तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ई आइन का है, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा प्लस की है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को गौर से देखेंगे तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू लिथियम की है, इसका मतलब लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये दो रिएक्शंस हैं, लिथियम को देख लो, लिथियम आइन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और लिथियम सॉलिड में तब्दील हो जाता है, और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस की 3.05 वोल्ट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, लिथियम आयन होगा या लिथियम मेटल होगा, सॉलिड लिथियम। बेटा अगर आ जाता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ए में लिखा होता है लिथियम सॉलिड, बी में लिखा होता है लिथियम आयन। आप कंफ्यूज हो गए, लिथियम का तो पड़ा हुआ है मगर ये तो नहीं पता कि लिथियम सॉलिड या लिथियम आयन। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट में जो रिडक्शन रिएक्शन उसको रिवर्स करके लिखेंगे हम, और रिवर्स रिएक्शन इस तरह होगा, लिथियम सॉलिड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लिथियम आयन में तब्दील हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा, ए होगा बेटा, लिथियम सॉलिड लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। और देख लो लिथियम की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई नेगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई नेगेटिव, और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसकी होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईली प्लस की होगी, प्लस की 3.05। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, देखो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होगा बेटा, हाई नेगेटिव वैल्यू, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, या हम कह दें हाई पॉजिटिव वैल्यू
ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा अब देखो फ्लोरीन, दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फ्लोराइड आयन बना लेता है। बेटा फ्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन बनाता है और फ्लोरीन की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईली प्लस की है, 2.87 हाई प्लस की वैल्यू है, इससे ज्यादा किसी की प्लस की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पे आ जाता है व्हिच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन, फ्लोरीन होगा या फ्लोराइड आयन होगा। अब देखो कि गेन कौन कर रहा है, फ्लोराइड आयन गेन कर रहा है या फ्लोरीन एटम गेन कर रहा है, मॉलिक्यूल। तो बेटा गेन तो फ्लोरीन कर रहा है, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की निशानी क्या है कि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई प्लस की होगी। तो स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। या अच्छा रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी, फिर हाईली नेगेटिव होगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसकी क्या होगी, अगर इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में तब्दील कर दें, इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडाइज कर दें, बेटा फ्लोराइड आयन और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, फ्लोराइड आयन से फ्लोरीन बन गया और दो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन। अब इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन प्लस की हो जाएगी और माइनस की होगी -2.87। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या होगी, हाई प्लस की वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वाली, देखो, या हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देख लो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव की है, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पोटेंशियल होगी। तो बेटा एलिमेंट्स की आपको रिडक्शन पोटेंशियल दी जाएगी, हो सकता है कुछ एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी जाए, मिक्स में भी दी जाएगी, मगर कंपैरिजन जब भी करना तो सारे रिएक्शन को रिडक्शन पोटेंशियल में पहले कन्वर्ट करना। बेटा जितने भी रिएक्शन हैं सबको रिडक्शन पोटेंशियल में कंपेयर करना, उसके बाद डिसाइड करना कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। कंडीशन आपको बता दी है कि जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव की होती है, बेटा रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी हाई नेगेटिव होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे लिथियम की बात कर रहे थे, लिथियम की बात हो रही थी, लिथियम की वैल्यू देखो हाई नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, और फ्लोरीन में हाई पॉजिटिव वैल्यू है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बस ये शुरू का एलिमेंट है, ये आखिर का एलिमेंट है। अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट को रखा गया रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से रखा गया। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी नेगेटिव वैल्यू है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं सबकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, सबके सब रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और हाइड्रोजन के बाद वाले एलिमेंट है सबकी वैल्यू प्लस की है रिडक्शन पोटेंशियल की, सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फिर दो एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, दोनों की अगर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की दी गई है, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल अगर माइनस की दी गई है तो जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी माइनस की वो ऑक्सीडाइज होगा। जैसे लिथियम है ना, तो लिथियम क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, फ्लोरीन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर लिथियम के साथ और कोई एलिमेंट दिया जाता, मैग्नीशियम दिया जाता है और कोई, तो ऑक्सीडाइज लिथियम होगा, मैग्नीशियम तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि मैग्नीशियम की इतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। तो कल मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स रह गए थे इसके अंदर, बुक के अंदर, वो हम कर लेते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आपका और भी रह रहा है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस वाला टॉपिक। कल
मैग्नीशियम तक कर लिए थे। हाँ, कुछ ये बेटा बातें रहती हैं इसके अंदर। इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रह रहा है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो है जो लिथियम से शुरू होता है फ्लोरीन पे खत्म होता है। बेटा ये इससे पहले पढ़ कर आए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये पूरी सीरीज है जो लिथियम से शुरुआत हुई है। लिथियम का बाद पोटाशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो अब अल्कली मेटल्स कहां पे हैं? टॉप पे हैं। और अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव है। इसका मतलब है अल्कली मेटल जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव की है। जबकि कॉइनेज मेटल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो इनर्ट मेटल है, वो जल्दी लूज इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते ही नहीं है। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को थोड़ा पढ़ लेना, देख लेना, इनकी वैल्यूज को थोड़ा अगर किस दिन में रहेगी वैल्यू तो भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल पोटेंशियल, हमने कल कर लिया था टॉपिक, ये पूरे कर लिए थे टॉपिक। मगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्टिविटी ऑफ द मेटल, बेटा मेटल की एक्टिविटी। अब मेटल की एक्टिविटी से मुराद यही अभी जो हम पढ़ रहे थे कि मेटल की एक्टिविटी से मुराद ये कि भाई कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा। ये एक्टिविटी है मेटल की कि भाई मेटल कौन सा ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा। ये डिसाइड कहां से पता चलेगा हमें? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिसाइड होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें इंफॉर्मेशन देती है इसके बारे में कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होना है, कौन सा रिड्यूस होना है। अच्छा, ऑक्सीडाइज हमेशा वो होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। अभी इससे पहले भी हमने क्वेश्चन यही किए थे, इससे पहले क्वेश्चन ये तो किया था हमने, इसको देख लो, इसमें यही तो क्वेश्चन था। इसमें दोनों आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन थी, उनको फिर कन्वर्ट किया रिडक्शन पोटेंशियल में, ये दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल आ गई। फिर डिसाइड हमने किया एक्टिविटी के हिसाब से लूज कौन करेगा, जिंक, क्योंकि जिंक की वैल्यू कम थी, नेगेटिव की थी, तो जिंक लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो। और गेन कौन कर रहा है, सिल्वर, सिल्वर गेन करेगा। तो ये बेटा एक्टिविटी है मेटल की। और इस एक्टिविटी का डिसाइड कहां से पता चलता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है। अगर जिंक और कॉपर को मिलाएंगे तो भी क्या होगा, कल हमने पढ़ा था, जिंक और कॉपर का रिएक्शन होगा तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा। अगर जिंक की राड को कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे, जिंक की राड है, जिंक की राड, उसको कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। थोड़ी देर के बाद वो कलर ब्लू डिसअपीयर हो जाएगा, सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर रिड्यूस हो गया। जिंक ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर रिड्यूस हो गया, और उसका जो कलर था, ब्लू कलर था, वो कॉपर सल्फेट की वजह से था, और कॉपर सल्फेट की जगह अब जिंक सल्फेट बन गया। ये रिएक्शन हो गया। रिएक्शन ये हो गया, ये जिंक की राड है, इसको डिप करते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर, इसका ब्लू कलर है। अब क्या हो गया, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया और बन गया ये जिंक सल्फेट। ये कलरलेस है, जिंक सल्फेट तो कलरलेस होता है, और प्लस कॉपर रिड्यूस हो गया, कॉपर में रिडक्शन हो गई। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही है, इसके अंदर भी यही है, देखो सोडियम पोटाशियम ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पढ़ा था हमने कि सोडियम पोटाशियम लिथियम ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्योंकि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव की है। ठीक है, एजी इतना ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसको जंग ही नहीं लगता, गोल्ड को जंग नहीं लगता, सोने को, क्योंकि उनकी रिडक्शन पोटेंशियल प्लस की है, माइनस की नहीं है बेटा, इसलिए। तो अब देखो ये आगे जो एक चार्ट है पेज नंबर 278 पर, ये बहुत अहम है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं जनरल। अच्छा, 278 पेज खोलो अगर आपके पास बुक है तो। देखो इसमें लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है बेटा? लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और सोडियम के बारे में क्या लिखा हुआ है? कि रिएक्टिव मेटल है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर,
कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। मतलब सोडियम मेटल को अगर पानी के अंदर डिजॉल्व करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहे हैं। सोडियम ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा, सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा। देखो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो सोडियम मेटल है, ये जीरो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम आयन बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जीरो चार्ज है सोडियम के ऊपर। और हाइड्रोजन जो आयंस हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, हाइड्रोजन एटम बनेगा, और हाइड्रोजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। इसमें रिडक्शन हुई है, इसमें क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये जो अल्कली मेटल्स हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देते हैं और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ये तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया था। अब आते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन को और कैडमियम। ठीक है, इनकी जो रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट है, इनकी रिएक्टिविटी का इंटरमीडिएट, इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं है, इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी है। रिएक्ट विद स्टीम, रिएक्ट कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और एशियल के साथ रिएक्ट करेंगे और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब Mg स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, या Mg एशियल के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और ये मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। उसके बाद कोबाल्ट, निकल, टिन, PbH2 डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते मगर एसिड के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ इनका रिएक्शन स्लो है। उसके बाद है कापर, गोल्ड और मरकरी, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, एसिड, अच्छा, और उसके बाद HNO3 के साथ ये रिएक्ट करते हैं। उसके बाद प्लैटिनम और गोल्ड, सॉरी कापर, सिल्वर और मरकरी, कापर, सिल्वर और मरकरी। उसके बाद प्लैटिनम, गोल्ड, ये इनर्ट मेटल है बेटा, नोबल मेटल्स हैं, रिएक्ट ओनली विथ एक्यूरेजिया, रॉयल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये एक्यूरेजिया कहते हैं रॉयल वाटर, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो गोल्ड और प्लैटिनम है, ये एक्यूरेजिया का मतलब है रॉयल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होंगे, 1 मोल नाइट्रिक एसिड का होगा, उनके साथ रिएक्ट करेंगे ये। तो बेटा ये इनकी रिएक्टिविटी है, जरूर देखना, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि अहम चीज है ये, सारे मेटल की रिएक्टिविटी बयान की गई है इसके अंदर। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से दी गई है, इसके अंदर जो रिएक्टिविटी दी गई है। और बाकी अब रहता है, अच्छा इसके अंदर कुछ चार्ट बच्चे बता रहे थे, इसके अंदर चैप्टर 5 के अंदर बेटा हेस्लाग में, 5वें चैप्टर के अंदर हेस्लाग के अंदर, और कल हम पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस सपोज करते हैं सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस, मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस, या सोडियम नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। तो एनोड और कैथोड पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। क्योंकि हम सोडियम क्लोराइड की जब एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो सोडियम आयंस हमें कैथोड पर नहीं मिलते, कैथोड पर मिलते हैं हाइड्रोजन आयंस चले जाते हैं और हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाते हैं। क्योंकि सोडियम आयंस इतने इजीली डिस्चार्ज नहीं होंगे, हाइड्रोजन आयंस इससे जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे।
सोडियम आयंस को रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है और हाइड्रोजन आयंस इजीली डिस्चार्ज हो जाते हैं, इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए सोडियम क्लोराइड का जो एक्टिव सॉल्यूशन होगा उसकी जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमें कैथोड पर और क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पर। जब सोडियम नाइट्रेट की हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, सोडियम नाइट्रेट की, तो सोडियम आयंस तो कैथोड पर मिलेंगे नहीं, सोडियम आयंस की जगह पे हाइड्रोजन आयंस जाएंगे कैथोड पर, क्योंकि एक्टिव सॉल्यूशन है, वाटर मौजूद है उसके अंदर। हाइड्रोजन आयंस जो है कैथोड पर जाते हैं और जो हाइड्रोक्साइड आयंस है वो एनोड पर जाते हैं, ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाते हैं। इसका मतलब है सोडियम नाइट्रेट की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पर, में हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस मिलेगी एनोड पर। कॉपर सल्फेट की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन की, तो कॉपर आयंस कैथोड पर मिलेंगे, क्योंकि कॉपर आयंस जो है हाइड्रोजन आयंस से इजीली डिस्चार्ज हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयंस से कॉपर आयंस को इजीली डिस्चार्ज किया जा सकता है, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। यही रीजन है कि बेटा कॉपर आयंस जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, कॉपर में रिडक्शन जल्दी हो जाएगी हाइड्रोजन आयन के मुकाबले में, क्योंकि कॉपर आयन प्रोड्यूस करना आसान है, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव की है, तो कॉपर इजीली रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पर जाकर। और एनोड पर मिलेगी ऑक्सीजन गैस, एनोड पर क्या मिलेगी? ऑक्सीजन गैस मिलेगी। सल्फेट आयन नहीं एनोड पर जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन जाएंगे एनोड पर और वो ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें याद करनी पड़ेंगी आप लोगों को कि किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या क्या मिलेगा हमें। अगर मोल्टिन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मोल्टिन का मतलब है और पानी वगैरह उसमें नहीं है, तो सोडियम मिलेगी कैथोड पर, क्लोरीन मिलेगी एनोड पर। अगर मोल्टिन मैग्नीशियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मोल्टिन का मतलब है पानी वगैरह नहीं होगा उसके अंदर, तो मैग्नीशियम कैथोड पर जाएगी और क्लोरीन जाएगी एनोड पर। अगर मोल्टिन कॉपर क्लोराइड के आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कॉपर आयन जाएंगे कैथोड पर और जो क्लोराइड आयन है वो जाएंगे एनोड पर। अगर कॉपर क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो भी यही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस भी हैं, कॉपर आयंस भी हैं, तो कॉपर आयंस जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन से मुकाबले में। और मोल्टिन सॉरी एक्वियस में हाइड्रोक्साइड आयन भी है, क्लोराइड आयन भी है, तो हाइड्रोक्साइड आयन से क्लोराइड आयन जल्दी जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर बेटा हेस्ला में, एक्चुअली मैंने ये चार्ट तो पढ़ा दिया था, हेस्ला के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन में कार्बन बन रहा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है, कार्बन सॉलिड है ये, और ऑक्सीजन गैस का हमने हाफ मोल लिया, बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? एंथैल्पी 1 माइनस 110.52 किलो जूल ये रिलीज हुई है। तो ये इंटरमीडिएट है कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा कार्बन और ऑक्सीजन का आधा मोल मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। कार्बन मोनोऑक्साइड को आगे रिएक्शन करवाते हैं। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड आगे रिएक्ट करता है किसके साथ? हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ। अब बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड आगे फर्दर रिएक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आगे रिएक्ट करता है आधे मोल ऑक्सीजन गैस के साथ और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये स्टेप 2 हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप की जो एंथैल्पी है वो है माइनस 282.98 किलो जूल। अब इनको सम कर दें, ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाया हमने, कार्बन और ऑक्सीजन का एक मोल से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का आधा मोल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, फिर आधा मोल दूसरा दिया हमने और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब इन दोनों को सम करोगे तो वही आ जाएगा। देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अच्छा डेल्टा H1 की एंथैल्पी कितनी है? माइनस 110.52। 2 की कितनी है? 282.98। सम करेंगे तो जवाब आएगा 393.5 किलो जूल। बेटा ये जवाब आ जाएगा। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड चाहे डायरेक्ट बनाओ चाहे इनडायरेक्ट बनाओ, चाहे सिंगल स्टेप में बनाओ चाहे सेवरल स्टेप में बनाओ,
एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। तो ये इसका एक था, ठीक है, रिएक्शन इसके अंदर। और दूसरे रिएक्शंस जो थे वो बोरोन हाइबर साइकिल के हैं बेटा, जो आप लोगों ने बच्चों ने मतलब भेजे थे कि बोरोन हाइबर साइकिल, एक्चुअली वो सिलेबस में तो नहीं है बोरोन हाइबर साइकिल, ठीक है बेटा। बोरोन हाइबर साइबर साइकिल जो है सिलेबस में नहीं है, मगर आपको मैं समझा देता हूं बोरोन हाइबर साइकिल। किसके लिए? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर आयनिक कंपाउंड। बेटा आयनिक कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसी से मालूम होगी। मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जो भी आयनिक कंपाउंड है, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये लास्ट क्वेश्चन भी था कि बोरोन हाइबर साइकिल किसके लिए इस्तेमाल होता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसमें मालूम करते हैं। देखो आयनिक कंपाउंड कौन सा है? सोडियम सॉलिड में प्लस हाफ मोल क्लोरीन गैस का, और सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन गया। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है बेटा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड बनेगा कैसे, सोडियम सॉलिड से, क्योंकि सोडियम तो सॉलिड में होता है नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और क्लोरीन होती है गैस। तो सोडियम सॉलिड का 1 मोल, आधा मोल क्लोरीन गैस का, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन गया। अगर ये आपको कहा जाए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड का, ये आपको कहा जाता है कि वो कौन सा रिएक्शन है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को जाहिर करता है, तो ये बेटा रिएक्शन है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। सोडियम सॉलिड और प्लस हाफ मोल क्लोरीन गैस का, सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन गया। हाँ अब देखो बनेगा कैसे ये कंपाउंड, इसके लिए कौन सी एंथैल्पी चेंज होंगी? पहले सोडियम सॉलिड को लेंगे हम बेटा, सोडियम सॉलिड को हम लेंगे, ठीक है, सोडियम लिया हमने सॉलिड फॉर्म में, उसी को गैस में तब्दील करेंगे, ये स्टेप 1 हो जाएगा। सोडियम सॉलिड का को किस में तब्दील किया? गैस में। इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, डेल्टा एच सब्लिमेशन, एसयूबी सब्लिमेशन। देखो कितनी वैल्यू है इसकी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है कितनी पहला स्टेप की। तो सब्लिमेशन को उन्होंने एस से शो किया है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये प्लस की 108 किलोजूल पर मोल, सोडियम सब्लिमेट हो गया। अब सोडियम को आयनाइज करेंगे, पहले सोडियम को सब्लिमेट किया, गैस में तब्दील किया, अब सोडियम को आयनाइज करेंगे, ये एंडोथर्मिक है। सोडियम गैस को आयनाइज करेंगे, हम आयन बनाएंगे, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई लिख दो, आयनाइजेशन एंथैल्पी कर दो, कितनी वैल्यू होगी? 496। अच्छा उसके बाद क्लोरीन का जो आधा मोल है इसको डिसोसिएट करेंगे एटम में, एटमाइजेशन जिसको बोलते हैं। देखो ये चीजें पढ़कर आए हैं हम, ये दोनों एंडोथर्मिक है, सब्लिमेशन एंडोथर्मिक, आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक। अब आधा मोल क्लोरीन गैस का है, इसको एटम में डिसोसिएट करेंगे, तो डेल्टा एच क्या होगा? एटमाइजेशन क्या होगा बेटा? एटमाइजेशन एटीएम लिख देंगे, एटी एटमाइजेशन। और हाफ मोल की वैल्यू क्या होगी? 121।
पूरे मोल की वैल्यू 242 है, क्योंकि क्लोरीन के आधे मोल को तोड़ रहे हैं हम, क्लोरीन के आधे मोल को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। बेटा क्लोरीन के पूरे मोल की जो वैल्यू है ना 242 है, ये आधा मोल है, तो इसकी क्या होगी 121 वैल्यू होगी किलो जूल। अब पता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोराइड आयन बनाता है, डेल्टा एच, इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस का 348 या 49 है वैल्यू इसकी 349। अच्छा तो अब ये स्टेप सारे हो गए, ये सारे बोरोन हाइपर साइकिल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब सोडियम सॉलिड को गैस में तब्दील किया, गैस को आयनाइज किया, फिर क्लोरीन का हाफ मोल है इसको डिसोसिएट किया एटम में, और क्लोरीन का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है। उसके बाद आखिरी स्टेप में सोडियम आयन गैस फॉर्म में प्लस क्लोराइड आयन गैस फॉर्म में, ये मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाते हैं, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं लेट्स एनर्जी। जब एक मोल पॉजिटिव आयन का एक मोल नेगेटिव आयन का मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाते हैं, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है बेटा लेट्स एनर्जी। ठीक है, और लेट्स एनर्जी की अगर वैल्यू गिवन है तो आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तो लेट्स एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और लेट्स एनर्जी की वैल्यू कितनी है 788 है। बेटा देखो मैं बता दूं, या तो लेट्स एनर्जी मिला होगा आपको तो आप उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन मिली हुई है तो लेट्स एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं तो जाहिर इसकी वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी, तो एक चीज गिवन होगी दूसरी चीज आपको मालूम करनी है। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको मालूम करनी है या हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दी गई है, सपोज करते हैं इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू बेटा गिवन होगी तभी आप निकाल पाएंगे इसकी वैल्यू। देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, कितनी के लिए माइनस की 411 किलो जूल है, किलो जूल पर मोल। अब लेट्स एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेट्स एनर्जी निकाल सकते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि बेटा ये सारी जो एनर्जीज हैं ना इनके सम को हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन सबका सम है, देखो डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है ना ये सबका सम है, इसके अंदर सारी एनर्जी सम हो जाती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन में सारी एनर्जी का सम है, किसका सम डेल्टा एच सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस किसका सम है डेल्टा एच एटमाइजेशन प्लस किसका सम है डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और प्लस में डेल्टा एच लेट्स एनर्जी। इनके सम को क्या कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन सारी एनर्जी का सम है। बेटा ये डायरेक्ट रिएक्शन है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना रहे हैं डायरेक्ट, और ये स्टेप वाइज है कि भाई सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनी, गैस को आयनाइज किया, क्लोरीन गैस का हाफ मोल को डिसोसिएट किया, और क्लोरीन का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बना रहा है, फिर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाएंगे। इन सब के सम को, इन सब का सम क्या है ये डायरेक्ट है, ये बेटा डायरेक्ट है, और बाकी सब क्या है ये इनडायरेक्ट है। इन ठीक है, इन सबको सम करेंगे, इन सबको सम करेंगे तो आपको मिलेगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको मालूम करना है तो उन सबको सम करना पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबका सम है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है
ठीक है, NaCl का सबका सम होगा डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा H एटमाइजेशन प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा H लेट्स एनर्जी। जब फाइनली आयनिक कंपाउंड बन जाता है, इन सब के सम को क्या कहेंगे? फॉर्मेशन कहेंगे। हाँ, अब इनके अगर फॉर्मेशन की वैल्यू मिली हुई है, अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन मिली हुई है तो आप लेट्स एनर्जी निकाल सकते हो। अगर लेट्स एनर्जी मिली है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसका मतलब है ये जो बोरोन हाइपर साइकिल है वो लेट्स एनर्जी भी कैलकुलेट करवाते हैं, लेट्स एनर्जी भी निकाल सकते हो आप, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे आप लोग। इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस के 411 किलो जूल। इसकी वैल्यू कितनी है सब्लिमेशन की? बेटा लिखी हुई है, सब्लिमेशन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। सब्लिमेशन की वैल्यू हमने लिखी थी पहले, इनकी सोडियम की सब्लिमेशन है 108 प्लस आयनेशन एंथैल्पी 496 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है एटमाइजेशन की 121 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है ये सभी प्लस की हैं बेटा, ये वैल्यू माइनस की है 496 394 ये माइनस है। और लेट्स एनर्जी तो आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच लेट्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब ये सारी वैल्यूज इस तरफ जाएंगी, ये बेटा सभी वैल्यूज इस तरफ जाएंगी मैथमेटिकल रूल के मुताबिक। तो 411 माइनस 108 माइनस 496 माइनस 121 और ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी 394 और 349 माइनस की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, इस तरफ जाएगी, और इज इक्वल टू डेल्टा एच लेट्स एनर्जी। ये किसके बराबर होगा? डेल्टा एच लेट्स के। अब इनको सम करेंगे, ये आपस में सम करके आंसर निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा -788 बेटा, ये -788 किलो जूल आएगा। और ये क्या है? डेल्टा एच लेट्स एनर्जी है ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टेप वाइज बेटा इनको सम करना है हमें। वो डायरेक्ट की एंथैल्पी है, देखो ये सोडियम क्लोराइड डायरेक्ट बना है, ये सोडियम क्लोराइड डायरेक्ट बन गया, जिसकी वैल्यू कितनी है -411 है। ठीक है, अगर इन सबको सम करेंगे ना आप लोग, इन सबको सम करेंगे तो इनका आंसर भी क्या होगा? 411 होगा। शर्त ये कि इसकी वैल्यू गिवन होगी, तो किसकी? लेट्स एनर्जी की वैल्यू, तो आंसर वही आएगा। तो ये है बोरोन हाइपर साइकिल। सिलेबस में लास्ट ईयर था, इस बार नहीं है सिलेबस में, फिर भी थोड़ा कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, ये आ सकता है, बाकी स्टेप्स तो आ सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये तो हमने पढ़े हुए। सब्लिमेशन का हमें पता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का हमने पता है, आयनिक एंथैल्पी का हमें पता है, एटमाइजेशन का हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ लिया है, लेट्स एनर्जी हमने पढ़ी है। सारे टॉपिक तो पढ़े हैं, इनको सम करना है, इन सबको क्या करना है? सम करेंगे तो हमें मिलेगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगी आयनिक कंपाउंड्स की। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन मिली हुई है तो लेट्स एनर्जी निकाल सकते हो आयनिक कंपाउंड्स की, इस तरीके से। और बाकी कल पढ़ेंगे। यूज कीजिए, बंद कीजिए कंप्यूटर।
बंद कर चुके कंप्यूटर को खुले तो है